Hey everyone, welcome to IQ Tab. So let's start with the editorial discussion for 7th of February. Now first of all let's understand कि आज हमें कौन कौन से न्यूज़ को डिस्कस करना है. देखिए we have two important editorials today जिसके बारे में हमें बात करनी है. The first talks about 5G auctioning. Recently बजट के अंदर 5G auctioning करने के बारे में बात की जा रही है, बट जो ऑथर है वो यहाँ पर ये बोलते हैं कि दिस इज नॉट द राइट टाइम. 5G ऑक्शनिंग को कुछ दिनों के लिए अगर हम चाहे तो डिले कर सकते हैं, उसकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी. इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे प्रॉपर्ली कि एक्जैक्टली 5G क्या होता है, कौन से स्पेक्ट्रम के अंदर काम करता है एंड एक्जैक्टली क्यों अभी ऑक्शनिंग नहीं करनी चाहिए हमें या फिर क्यों करनी चाहिए. ठीक है, एवरी सिंगल थिंग विल बी डिटेल्ड. ऑलराइट, इसके अलावा जो हमें सेकंड बात करनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये स्पेशली जो रिलीजन वर्सेस जो लॉ का कंसेप्ट आता है ना, वहां पर ये चीज आता है कि कैसे हमारी कंट्री सेक्युलर कंट्री होने के बावजूद भी कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस लाती रहती है जिसके कारण हमें अपनी खुद की सेक्युलरिटी के ऊपर क्वेश्चंस उठाने पड़ते हैं. नाउ रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और यहां पर केस गया है जिसके अंदर कर्नाटका के अंदर एक प्लेस है उदुपी. ठीक है, उदुपी के अंदर कुछ मुस्लिम गर्ल्स ऐसी हैं जिनको यहां पर उनके कॉलेजेस के अंदर एंट्री करने से मतलब मना कर दिया गया है जस्ट बिकॉज दे वोर हिजाब. ठीक है, मुस्लिम गर्ल्स हिजाब पहनती हैं और अगर उन्होंने हिजाब पहना तो उसको मतलब उन बच्चों को जो उन गर्ल्स को एक्चुअली उन कॉलेजेस के अंदर एंट्री करने से मना कर दिया गया है. ठीक है, सो दिस हैज बीन अ रो. तो हम यहां पर बात करेंगे एक्जैक्टली. नाउ देखिए, इस पर्टिकुलर एडिटोरियल को विल ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू और साथ में फ्रॉम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू. दोनों चीजों से समझेंगे एक्जैक्टली कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखते हैं तो क्या सही है और अगर हम रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो क्या सही है. फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, एक चीज आपको हमेशा याद रखना है कि व्हेनेवर यू हैव टू चूज बिटवीन अ रिलीजन एंड लॉ, नेवर चूज. ठीक है, बिकॉज हमारा कंट्री सेकुलर नेचर है. हमारी कंट्री बेसिकली सेकुलर कंट्री एंड हमारी कंट्री इटसेल्फ सेज कि हमारा कंट्री जो है ना, हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, इट प्रोवाइड्स इक्वल सपोर्ट टू एवरी सिंगल रिलीजन. सो यू डोंट नीड टू चूज बिटवीन द रिलीजन एंड द लॉ. यू नीड टू टेक रिलीजन एंड द लॉ साथ में. ठीक है, दोनों को साथ में लेकर चलने की जरूरत है. तो हम इसके बारे में प्रॉपर्ली काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे. अब देखिए, इसके अलावा जो बाकी एडिटोरियल्स हैं वो हमने कहीं ना कहीं कंप्लीट किए हुए हैं. ये वाला अगर आप एडिटोरियल देखेंगे, ये आईसिस का जो अभी जो टॉप कमांडर था जो इस्लामिक स्टेट का, उसकी रिसेंटली डेथ हो गई है. ठीक है, उसके बारे में बात करता है, बट यहाँ पे ऑथर बोलते हैं कि एक कमांडर के मरने से यहां पर पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन खत्म नहीं होती है. ठीक है, वी नीड टू वर्क मोर कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो बाकी ग्रुप्स हैं, जो उनके फुट सोल्जर्स हैं, जो बाकी जितने भी वीक लिंक्स हैं, उन सबको यहां पर टारगेट किया जाए, उन सबको मारा जाए, बिकॉज एक सिंगल कमांडर के मरने से यहां पर पूरी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खत्म नहीं होगी. ठीक है, इसी चीज के बारे में इस पर्टिकुलर एडिटोरियल के अंदर बात की गई है. ना देखिए, ये वाला जो एडिटोरियल है, टॉक्स अबाउट हेल्थ डेटा को रिटेन करने का प्लान बनाया गया. मतलब हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये बोल रही है कि जितना भी डेटा हमारे कंट्री के अंदर होगा, स्पेशली हेल्थ से रिलेटेड डेटा, उन सब डेटा को हमारे कंट्री के अंदर ही रखा जाएगा. बट इस चीज के ऊपर अभी सिर्फ कंसल्टेशन स्टार्ट हुई है. ठीक है, तो इसलिए हमारी काम का नहीं है, बिकॉज ये ऐसा कोई भी बिल या फिर ऐसा कोई अभी एक्ट भी रिसेंटली नहीं प्रपोज हुआ है, नहीं कोई आने वाला है. तो पॉइंट इज, यहां पर पब्लिक डोमेन के अंदर ये कंसल्टेशन के लिए डाला गया है, जहां पर ये बोला है कि अगर कोई भी पर्सन चाहे तो जाकर इसके अंदर अपनी व्यू पॉइंट्स दे सकता है कि हमें हेल्थ का जो डेटा है उसको इंडिया के अंदर रिटेन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए. ठीक है, उसके बारे में ये बात करता है, बट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए. इसके अलावा अगर आप देखेंगे दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल टॉक्स अबाउट इंडियाज रिटर्न टू सेंट्रल एशिया. नाउ दिस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में हमने काफी डिटेल में और काफी ज्यादा टॉपिक्स के अंदर बात की हुई है, राइट? कि सेंट्रल एशिया की इंपॉर्टेंस इंडिया के लिए कितनी ज्यादा है. सेंट्रल एशिया को अगर आप डिफरेंट फंड्स में देखेंगे तो सबसे पहले ऑलवेज रिमेंबर कनेक्टिविटी. सेकंड, यू कैन रिमेंबर ट्रेड एंड कॉमर्स. थर्ड, रिमेंबर अफगानिस्तान, बिकॉज अफगानिस्तान एक बहुत ही मेजर पॉलिटिकल स्पेस की तरह यहां पर इमर्ज हो रहा है. ठीक है, इसके अलावा इफ यू कैन सी कि सेंट्रल एशिया जो है हमारे लिए एक टाइप से लिंक की तरह काम कर सकता है टू आर यूरोपियन कंट्रीज. ठीक है, यूरोपियन कंट्री की तरह. तो अगर आप सेंट्रल एशिया की जो कनेक्टिविटी वाला इशू है, अगर आपको याद होगा तो हमने उसके बारे में काफी सारी बात की हुई है थ्रू जो ईरान के जो डिफरेंट पोर्ट्स हैं, जैसे कि चाबहार पोर्ट हो गया. ठीक है, बंदर अब्बास पोर्ट हो गया, ये सब हो गया. इसके अलावा कनेक्टिविटी के लिए अगर आप देखिए, आपको याद होगा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, उसके बारे में आपको याद होना चाहिए. ठीक है, कनेक्टिविटी के अलावा इसके बारे में हमने तापी जो प्रोजेक्ट का जो मतलब जो एक पाइपलाइन था जो कि तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया इन चारों से ग्रो करता था. तो ये सारी की सारी चीजें हैं. आई होप आपको ये सब चीजें याद होंगी. देखिए, आपको ऐसा करना है कि आपको टाइम टाइम इन सब चीजों को रिवाइज करते रहना है. ठीक है, आप रिवाइज करते रहेंगे तो आपको चीजें भूलेंगे नहीं. ठीक है, बार बार इसको याद करेंगे. सो इसलिए देखिए, हमने जितने भी बाकी एडिटोरियल्स देख लिए, इसमें बहुत ज्यादा चीजें कोई न्यू चीजें मेंशन नहीं है, इसलिए हम अपने आपको दो एडिटोरियल्स के ऊपर आज डिस्कस करेंगे प्रॉपर्ली, काफी डिटेल के अंदर. द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट 5G फ्रीक्वेंसीज. हम सबसे पहले फ्रीक्वेंसी के बारे में समझते हैं कि एक्जैक्टली क्या होता है, क्या नहीं होता. ऑलराइट, देखिए, बजट के अंदर रिसेंटली ये अनाउंस किया गया है कि जो 5G का स्पेक्ट्रम है, यानी कि 5G जो टेक्नोलॉजी है, देखिए अभी आप रिसेंटली जो यूज कर रहे हैं दैट इज 4G. ठीक है, दैट इज फोर्थ जनरेशन ऑफ टेक्नोलॉजी. बट अब हम यहां पे मूव करना चाह रहे हैं फिफ्थ जनरेशन की तरफ, और उसी चीज के लिए यहां पर ऑक्शनिंग करने की बात की जा रही है. ना ऑक्शनिंग क्या होगा? ऑक्शनिंग किए जाते हैं उस वेवलेंथ को. ना देखिए, जो आप यहां पर जो टेक्नोलॉजी यूज करते हैं वो एक्चुअली वेव्स के फॉर्म में होती है. ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस. जो भी आप यहां पर वाईफाई यूज करते हैं, जो आप मोबाइल का डेटा नेटवर्क यूज करते हैं ना, वो पर्टिकुलर जो आपका जो सिग्नल्स होते हैं, वो सिग्नल बेसिकली वेव्स के फॉर्म में होते हैं. नाउ ये जो वेव्स होते हैं ना, ये एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव के
अंदर ही काम करते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको समझाऊंगा इस चीज के बारे में, बस आप शॉर्ट में समझिए कि 5G को मूव करने के लिए, यानी कि 5G डेटा अगर आपको यूज करना है तो उसकी जो कनेक्टिविटी है उसको इंप्रूव करने के लिए आपको इसके वेव्स को यहाँ पर मतलब वो करना होगा, ठीक, मतलब एक पर्टिकुलर वेव के अंदर आपको डेटा को डालना होगा, ठीक है। 5G का डेटा है उसको डालना पड़ेगा। नाउ कौन सी कंपनी उस पर्टिकुलर वेव के अंदर वो डेटा को डाल सकती है, इसी चीज को जो बेचते हैं ना, दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम, या फिर उसको आप मतलब सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि 5G के स्पेक्ट्रम का ऑक्शन हो रहा है। नाउ स्पेक्ट्रम का यहाँ पर सीधा सा मतलब है वो पर्टिकुलर रेंज जिस पर्टिकुलर रेंज के अंदर वो 5G टेक्नोलॉजी काम करेगी, दैट इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री हमारी, उन्होंने रिसेंटली ये बोला है कि जो 5G जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है, उसको काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया है, स्पेशली अगर हमें आगे जाकर अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को, हमारे जॉब क्रिएशन को इंक्रीज करना है, तो इन सब में हमारा 5G जो टेक्नोलॉजी है वो काफी ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है। तो अपडेट ये है कि जो ट्राई हमारा है, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने ये बोला है कि अगले कुछ महीनों के अंदर, मतलब स्पेशली मार्च के अंदर, जितने भी डिफरेंट टेलीकॉम डिपार्टमेंट्स हैं वो लोग अपना अपना मतलब एनरोलमेंट कर देंगे, मतलब सबमिट कर देंगे जो जो इस चीज के अंदर इंटरेस्टेड है, और उसके जस्ट बाद यहाँ पर ऑप्शनिंग की जाएगी। इसका मतलब क्या, देखिए फरवरी में हम ऑलरेडी आ चुके हैं, मतलब हो सकता है कि मार्च होते होते यहाँ पर सब अपना अपना रिकमेंडेशन दे दे, और उसके बाद अप्रैल मई या जून तक यहाँ पर आपकी ऑप्शनिंग शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है कि 5G इज नॉट दैट फार अवे, ठीक है। 5G आपके काफी पास है अभी, और आप अगर चाहे तो 5G को टेक्निकली अभी जो ट्रायल फेज के अंदर चल रहा है उसको आप यूज भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। तो देखिए इसके अलावा ये बोला जा रहा है कि ऑल्दो ऑथर ये बोल रहे हैं कि ऑल्दो यहाँ पर ऑक्शनिंग बहुत जल्दी होने वाली है, हो सकता है कि जून जुलाई तक यहाँ पर ऑक्शनिंग हो जाए, बट द पॉइंट इज कि गवर्नमेंट ने अभी तक पूरी तरीके से क्लैरिटी प्रोवाइड नहीं की कि एक्जैक्टली गवर्नमेंट के प्लान्स क्या है, एक्जैक्टली 5G टेक्नोलॉजी को किस तरीके से यूज करना चाहती है, कि क्या क्या उनका मेन प्लान है, इन सब चीजों को अभी तक अच्छे से क्लियर नहीं किया गया है। अब यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि जो सबसे बड़ा जो वीकनेस यहाँ पर रहता है, वीकनेस मतलब जो सबसे बड़ी जो क्लैरिटी नहीं है जिन चीजों पे, वो ये है कि पहली बात तो कौन सी फ्रीक्वेंसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, मतलब कौन सी फ्रीक्वेंसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 5G टेक्नोलॉजी के लिए असाइन करेगी और किसको बेचेगी। सेकंड चीज, गवर्नमेंट किस तरीके से इसको प्राइस करने के बारे में सोच रही है, कितना पैसा यहाँ पर लगाने के बारे में सोच रही है। एंड थर्ड चीज कि जो नई टेक्नोलॉजी आएगी वो कितनी ज्यादा वायबल होगी, मतलब कितनी ज्यादा हमारे लिए फ्रूटफुल होने वाली है, कितनी ज्यादा हमारे लिए काम करेगी। इन सब चीजों के ऊपर गवर्नमेंट ने अभी तक कोई भी प्लान यहाँ पर इशू नहीं किया, ठीक है। अब सेकंड चीज यहाँ पर ऑथर ये बोलते हैं कि देखिए एक तो ये प्रॉब्लम होगा कि ये सब अभी मतलब जितना भी डेटा है ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये एक चीज बोला जाता है कि जितने भी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो लोग कोविड के कारण बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रेस्ड है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे पूरी की पूरी टेलीकॉम सर्विस जो इंडस्ट्री है उसके अंदर सिर्फ एक टाइप की डुओपोली बन गई है। नाउ डुओपोली को अगर आप सिंपल वर्ड्स में समझे तो डुओ प्लस पोली होता है, ठीक है। डुओ का मतलब होता है टू, पोली का मतलब होता है रूल, मतलब रूल ऑफ टू। तो इसका मतलब क्या है, सिर्फ यहाँ पर देखिए अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री को देखेंगे सिर्फ यहाँ पर दो ही कंपनी ऐसी है जो कि एक्चुअली प्रॉफिट में जा रही है, बाकी सबकी सब जो है सबकी सब कहीं ना कहीं लॉस के अंदर जा रही है। तो कौन कौन सी है जो प्रॉफिट में जा रही है, फर्स्ट इज जियो, ठीक है, जो रिलायंस का जियो है, सेकंड इज एयरटेल, दैट्स इट। इन्हीं दोनों का यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। इसके अलावा ऑलमोस्ट जितने भी बाकी कंपनीज है, आइडिया, वोडाफोन, ठीक है, स्पाइस, जो भी जितने भी है सबके सब काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है। यहां तक कि ऐसा देखा जाता है कि पिछले दो साल है, पैंडेमिक का टाइम है, उसके उस पर्टिकुलर पैंडेमिक के टाइम्स में बहुत सारी टेलीकॉम कंपनीज तो पूरी तरीके से डूब चुकी है, फिनिश हो चुकी है, राइट। देखिए यहां पर एक एग्जांपल दिया हुआ है वोडाफोन आइडिया का। वोडाफोन आइडिया लगातार उसको लॉस हो रहा है, उसके सब्सक्राइबर्स लगातार लूज हो रहा है। द पॉइंट इज कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि जो वोडाफोन आइडिया का कुछ यहाँ पर जो ड्यूज वगैरह है, मतलब जो भी उसके उधार वगैरह है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम को, उस चीज को इक्विटी के अंदर कन्वर्ट करके यूनियन गवर्नमेंट उसकी लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन जाए ना। आपको याद होगा अभी तक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास एक टेलीकॉम डिपार्टमेंट ऑलरेडी है, दैट इज कॉल्ड एज BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। इस चीज को यहाँ पर इंक्रीज करके इंडिया वोडाफोन जो आइडिया वाला जो कंपनी है उसको भी यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्वायर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम समझते हैं कि 5G का एक्जैक्टली फायदा क्या हो सकता है, फिर घाटा क्या होगा। नो देखिए 5G जो है ये एक बहुत बड़ी लीप हो सकती है हमारे टेक्नोलॉजी के फील्ड के अंदर, ठीक है। और ऐसा लेकिन बोला जा रहा है कि ऑल्दो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बट जितने भी कंट्रीज जिन्होंने भी 5G को ऑलरेडी कमर्शियलाइज करना स्टार्ट कर दिया है, जैसे कि चाइना हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, फ्रांस हो गया, इन सब कंट्रीज ने ऑलरेडी 5G को यूज करना स्टार्ट कर दिया है। ऑल्दो उन लोगों ने 5G यूज कर रहे हैं, बट उनका कहना यह है कि 5G जो अभी तक है, अभी हम सिर्फ 5G को 4G की अपग्रेडेशन टाइप मतलब यूज कर पा रहे हैं, उसको हम अभी तक पूरी तरीके से इंडस्ट्रियल और उसका पब्लिक यूटिलिटी का जो एप्लीकेशन है उस तरीके से यूज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इंडस्ट्रियल सर्विसेज में और जो पब्लिक की यूटिलिटी सर्विसेज उन सब चीजों के अंदर भी हम 5G को यूज नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि आप जो 4G यूज करते हैं उसका एक नॉच ऊपर कर दिए, मतलब कीजिए दैट विल बी कॉल्ड एज 5G। बट एक्चुअली ऐसा नहीं है, देखिए एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली 5G इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम 4G। 4G अगर बहुत ही नीचे है तो 5G के स्पीड यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको मतलब माना जाता है कि एवरी सिंगल पर्सन कैन गेट अ स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट 1 GB पर सेकंड। दिस इज द काइंड ऑफ स्पीड दैट यू गेट इन 5G, ठीक है। सो आप देख रहे हैं 4G के अंदर जो मैक्सिमम स्पीड होती है दैट इज अराउंड ऑफ 10 MB
पर सेकंड, ठीक है। दिस इज द मतलब एक काइंड ऑफ स्पीड जो कि आपको 4G के अंदर मिलती है, और 5G के अंदर दिस पर्टिकुलर स्पीड विल बी ऑलमोस्ट 100 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। सो ऐसा नहीं है कि 4G को थोड़ा सा आप यहाँ पर अपग्रेड कर देंगे तो वो 5G बन जाएगा, बट द पॉइंट इज कि जिस कंट्रीज ने यहाँ पर कमर्शलाइज किया भी है ना, वो भी इस चीज को बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली यूज नहीं कर पा रही है, बिकॉज यहाँ पर 4G का सिर्फ एक अपग्रेडेड वर्जन की तरह यूज हो रही है। 5G का जो रियल स्पीड है, वो स्पीड उनको अभी तक मिल नहीं पा रही है, ठीक है। उसके कारण अभी तक जो न्यू टेक्नोलॉजी है यानी कि 5G है, वो अपने ऑप्टिमम पोटेंशियल के अंदर काम नहीं कर पा रही है, ठीक है। तो यही यहाँ पर ऑथर के द्वारा बोला जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये इंश्योर करना है कि जो 5G का जो टेक्नोलॉजी है, अगर वो अपने पोटेंशियल के ऊपर काम करे, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये करना होगा कि जो डिफरेंट बैंड्स हैं, किस पर्टिकुलर बैंड के अंदर 5G को एनरोल किया जाता है, उसको पहले इंश्योर करना होगा। देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बैंड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एज बिलो 1 गीगाहर्ट्ज, सेकंड इज कॉल्ड एज सी बैंड फ्रीक्वेंसीज अराउंड जो 3.5 गीगाहर्ट्ज की होती है, और फाइनली वी हैव 26 गीगाहर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी। ये 3 फ्रीक्वेंसी ऐसी होती है जो कि 5G के लिए काम करती है, बट इसके साथ साथ गवर्नमेंट को एक ई बैंड नाम की एक एयरवेव्स होती है, ठीक है, मतलब ये भी एक टाइप की एयरवेव्स होती है, इसके अंदर भी 5G को अलाउ करना होगा, ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। नाउ यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दिस कि कौन सा स्पेक्ट्रम के अंदर कौन सा यहाँ पर वो आता है, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि ई बैंड एयरवेव्स जो है वो 5G के लिए यहाँ पर मतलब 5G से रिलेटेड है। फिर 1 गीगाहर्ट्ज से नहीं, देखिए मैं आपको यहाँ पर एक डिटेल में समझाता हूँ, सी दिस पर्टिकुलर फिगर, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर आप देखेंगे जो लो बैंड्स होते हैं, देखिए कितने गीगाहर्ट्ज होता है ना, गीगाहर्ट्ज डिसाइड की उस पर्टिकुलर बैंड की पावर कितनी है, ठीक है। सो टेक्निकली गीगाहर्ट्ज एक्चुअली आपकी फ्रीक्वेंसी शो करता है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है। फ्रीक्वेंसी बेसिकली एक सिंगल वेव का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि एक सेकंड के अंदर वो वेव कितनी बार ऊपर नीचे है, मतलब ट्रफ एंड क्रस्ट बना रहा है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में, मतलब कितनी बार ऊपर और नीचे जा रहा है, दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। या फिर सिंपल वर्ड्स में समझिए, अगर आप मान लीजिए अगर आप बेसिकली अगर आप एक साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, जैसे सपोज आप साइकिल चला रहे हैं, अब साइकिल का जो आपको व्हील है, ठीक है, जस्ट होल्ड योर साइकिल और आप साइकिल के व्हील को एक बार जोर से घुमाइए, ठीक है। अगर आप इसे घुमाएंगे देन जस्ट रिकॉर्ड कि एक सेकंड के अंदर वो कितने टर्न्स लेता है। मतलब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूं, समझा रहा हूं कि एक सेकंड के अंदर साइकिल जितने टर्न्स ले रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज उस साइकिल कितनी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। ऑलराइट, सेम चीज यही है कि एक सेकंड के अंदर वेव कितनी बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। अब जितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा, मतलब जितनी ज्यादा फास्ट होगा ये चीज, उतनी ज्यादा आपको हायर स्पीड प्रोवाइड करेगा, और जितना ज्यादा स्लो होगा उतनी कम आपको स्पीड प्रोवाइड करेगा। नाउ जो सबसे लोएस्ट बैंड है दैट इज कॉल्ड एज 1 गीगाहर्ट्ज की बैंड, उसके अंदर हमारा 2G, 3G, 4G एंड 5G चारों ही टेक्नोलॉजीज काम कर सकती हैं। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। तो 1 गीगाहर्ट्ज के अंदर आपकी चारों ही टेक्नोलॉजीज काम कर सकती हैं। नाउ व्हेन यू मूव टू 2 गीगाहर्ट्ज, मतलब 1 गीगाहर्ट्ज के जब आप ऊपर जाते हो, तो 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 2.6 गीगाहर्ट्ज तक, तो आपका जो 2G है वहां पर वो भी मतलब यहां पर भी काम कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 2.6 गीगाहर्ट्ज तक आपकी जो 2G, 3G, 4G एंड 5G सबकी सब टेक्नोलॉजीज काम कर सकती हैं। बट व्हेन यू मूव इसके ऊपर, यानी कि जब 3.5 गीगाहर्ट्ज के आसपास पहुंचते हो, तो आपकी 2G एंड 3G इस पर्टिकुलर बैंड के अंदर काम नहीं कर सकती है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग। तो आपको याद होगा जब अराउंड 3 से 4 साल पहले, अराउंड 2015 का टाइम था, जब हमारी कंट्री के अंदर 4G को मतलब स्पेक्ट्रम स्टार्ट की गई थी, और फाइनली 2018-19 के आसपास में 4G को लॉन्च किया गया था ना। आपको याद होगा जब ये चीज लॉन्च किया गया था, तो एक बहुत ही मेजर शिफ्ट आया था, बिकॉज हमें अपने मोबाइल्स को चेंज करना पड़ा था, राइट। आपको याद है मोबाइल चेंज करना पड़ा था। वो क्यों करना पड़ा था, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता कि अभी तक जो हमारे जितने भी फोन्स हुआ करते थे, वो सबके सब ये 2.6 गीगाहर्ट्ज तक के हुआ करते थे, मतलब 2.6 गीगाहर्ट्ज तक का वो जो फ्रीक्वेंसीज है, उसको वो लोग मतलब वो रिसीव कर सकते थे, और उसके थ्रू वो लोग इंटरनेट प्रोवाइड करते थे। बट द पॉइंट इज कि जैसे आपका 5G टेक्नोलॉजी मतलब 4G आता है, अगर आपको अच्छी स्पीड का 4G चाहिए, तो यू नीड टू हैव ऐसा मोबाइल फोन जो आपके 3.5 गीगाहर्ट्ज का जो बैंड है उसको रिसीव कर सके। और इसी चीज के कारण जो मोबाइल्स थे वो पूरी तरीके से, मतलब पहले वाले मोबाइल्स, उसके अंदर 4G उतना अच्छे से काम नहीं करता है। देखिए, ऐसा नहीं कि 4G काम नहीं करेगा, बट स्टिल आपको स्पीड नहीं मिलेगी। उसका रीजन ये है बिकॉज वो स्टिल 2.6 गीगाहर्ट्ज तक का ही जो मैक्सिमम जो हमारी फ्रीक्वेंसी है उसको रिसीव कर सकता है, उसके ऊपर नहीं कर सकता है। बट एक्चुअल जो 4G होती है वो 3.5 गीगाहर्ट्ज से लेकर 6 गीगाहर्ट्ज तक जा सकती है। मतलब समझिए 4G आपका इस स्पीड से मूव कर सकता है, बट अगर आप छोटा वाला यहाँ पर बैंड यूज करते हैं, तो आपका स्टिल आपकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर धीरे धीरे ही चलेगी। तो आप ये चीज अगर सोचते होंगे कि अगर आपके पास कोई पुराना फोन है, राइट, अगर पुराना फोन है जो स्पेशली 2015 से पहले वाला है, अगर आप उसके अंदर 4G ट्राई करेंगे, तो आपकी उतनी स्पीड नहीं मतलब नहीं वो रन करेगा। उसका रीजन ये है, ठीक है। आई होप आप इस चीज को समझ गए। अब इसके ऊपर जाइए, अब 3.5 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 6 गीगाहर्ट्ज, ये वाला जो पर्टिकुलर बैंड होता है, इस पर्टिकुलर बैंड को बोला जाता है मिड बैंड, और इस मिड बैंड के अंदर 4G एंड 5G दोनों इनरोल हो सकती है। बट अगेन देखिए, ये पर्टिकुलर जो बैंड है वो ऑल दो 4G 5G दोनों इनरोल तो हो सकता है, बट अगेन जैसा हमने पीछे देखा कि 5G यहां पर इनरोल तो हो जाएगी, बट 5G उतने अच्छे से काम नहीं करेगी, ठीक है। देखिए, जो यहां पर रेड पोर्शन में दिखा रहे हैं ना, वो रेड पोर्शन ये शो कर रहा है कि 5G है, और ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए, 5G का मतलब सीधा सा मतलब ये है कि इसके अंदर काम तो करेगा, बट वो इतनी आपको स्पीड प्रोवाइड नहीं करेगा। और सेम चीज यहां पर डिफरेंट कंट्री के द्वारा किया गया है, जहां पर चाइना, फ्रांस, यूके, यूएसए, उन लोगों ने जो अपनी जो बैंड्स इस चीज के लिए अलॉट किया है, दैट इज अराउंड 5 गीगाहर्ट्ज का, मतलब 5 गीगाहर्ट्ज का उन्होंने जो बैंड अलॉट किया है,
उसके कारण 5G की स्पीड तो मिल रही है उनको, बट वो स्पीड उतनी ज्यादा नहीं मिल पा रही है, ठीक है, उतनी ज्यादा स्पीड नहीं मिल पा रही है, उसके कारण उनकी जो एफिशिएंसी जो 5G टेक्नोलॉजी की है वो उतनी अच्छी नहीं मिल पा रही है। नाउ क्वेश्चन कम्स कि अगर हमें एक्जैक्टली 5G की एफिशिएंसी को अपने उसके खुद के पोटेंशियल के ऊपर लेना है तो हमें कहा जाना होगा, हमें इस बैंड को इंक्रीज करना होगा। नाउ इस बैंड को इंक्रीज करके वी मस्ट मूव टू 24 गीगाहर्ट्ज से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है। सो देखिए अभी तक हम सिर्फ 6 गीगाहर्ट्ज तक का ही काम करते हैं। नाउ वी नीड टू मूव फ्रॉम 24 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 40 गीगाहर्ट्ज, बिकॉज दिस इज द ऑप्टिमम बैंड जिसके अंदर एक्चुअली 5G टेक्नोलॉजी है वो सबसे अच्छे तरीके से काम करती है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर चार्ट बहुत ही डिटेल में और प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। नाउ यू वुड बी आपको अब ये चीज बहुत ही अच्छे समझ आ गई होगी कि देखिए अभी आपके पास जितने भी 4G के फोन्स हैं, अब अगर आपको इसको कन्वर्ट करके 5G में बनाना है तो अब देखिए अगर आपको 5G का जो एक्चुअल पोटेंशियल है उसको यूज करना है, मतलब उस पर्टिकुलर स्पीड को यूज करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको यहां पर फोन चेंज करना होगा। और ऐसे फोन्स देखिए अभी तक ऐसे फोन्स अभी एक्चुअली मार्केट के अंदर आए नहीं है। द पॉइंट बीइंग कि ऐसे फोन्स बनाने होंगे जो मैन्युफैक्चरिंग मतलब जो कंपनी के मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि 24 गीगाहर्ट्ज से लेकर 40 गीगाहर्ट्ज तक का जो फ्रीक्वेंसी है उसको रिसीव कर सके। बट माइंड यू दिस इज वेरी टफ, ठीक है, दिस इज वेरी वेरी टफ। ये आसान काम नहीं है, अगर ये आसान होता तो बहुत पहले हो चुका होता, राइट। ये आसान नहीं है, ठीक है, बट स्टिल ऐसे अभी फोन्स बनेंगे एंड अगर आप यहां पर फोन को स्विच करेंगे उसके बाद ये 5G को प्रॉपर्ली यूज कर पाएंगे। बट स्टिल आप चाहे तो अपने अभी की जो सेट है आपके पास उसके अंदर 5G यूज कर सकते हैं, बट स्टिल वो उतना ज्यादा फास्ट मूव नहीं करेगा, ठीक है। आई होप आपको ये पर्टिकुलर चीज प्रॉपर्ली समझ आ गया होगा। हल्का सा फिर से देखिए इस चीज को। नाउ ये देखिए ये पूरे का पूरा हमारा ये स्पेक्ट्रम है, ठीक है। अब जो 5G स्पेक्ट्रम है हमारा वो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आता है, ठीक है। ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 3 गीगाहर्ट्ज का जो पूरे का पूरा टाइम है उस पर्टिकुलर चीज में। देखिए अगर आप यहाँ पर स्टार्टिंग में देखेंगे जो 2G 3G 4G मूव करता है, देख रहे हैं आप वहां पर सिंगल फ्रीक्वेंसी हो रही है, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत धीरे आ रही है। अब यहाँ पर अगर 5G में देख रहे हैं तो ये फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट डबल हो जा रही है, ठीक है। अब सोचिए आगे जाकर माना जा रहा है कि अगले 4 से 5 सालों के बाद यहाँ पर 6G जो टेक्नोलॉजी है वो भी आएगी, ठीक है। अब 6G का अगर आप देखिए 6G का जो एक्सपेरिमेंटल फेज है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2G यहां पर सिंगल वेव ले रहा है, ठीक है, सिंगल फ्रीक्वेंसी ले रहा है। 3G सॉरी जो यहां पर 5G है जो हम इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं वो वहां पर डबल वेव ले रहा है, ठीक है। अब यहां पर 6G को देखिए, जस्ट थिंक अबाउट द स्पीड 1 2 3 4 5 6 7, मतलब दिस इज जस्ट ऑब्वियसली एक टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज नॉट द मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक है तो एक ही होगा, ये दो है तो दो ही होगा और ये साथ है साथ ही होगा। बट द पॉइंट बीइंग इससे ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स यहां पर ज्यादा इंक्रीज कर सकता है ये एक पर्टिकुलर चीज की स्पीड को। सो अगर हम 5G के अंदर ये बोल रहे हैं कि दिस पर्टिकुलर थिंग कैन प्रोवाइड अस अ स्पीड ऑफ ऑलमोस्ट 1 GB per second, सो जस्ट थिंक अबाउट द स्पीड जो कि हमें 6G के अंदर मिल सकती है, ठीक है। इन द नेक्स्ट 10 years और सो यू विल सी द 6G स्पेक्ट्रम ऑल्सो एंड उसके अंदर जो स्पीड होगी दैट विल वेरी टू अराउंड ऑलमोस्ट 100 GB per second, ऐसा गवर्नमेंट का कहना है, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। नाउ यू डोंट नीड टू रिमेंबर एक्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहां से कहां तक होता है, बट स्टिल यू जस्ट नीड टू रिमेंबर कि जो 3 गीगाहर्ट्ज वाला पूरा का पूरा पार्ट है उसके अंदर 5G इनरोल होता है और 3 गीगाहर्ट्ज से नीचे वाला पार्ट है वो उसके अंदर ये 2G 3G 4G होता है। और जस्ट रिमेंबर कि अगर आपको 5G का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करना है तो यू नीड टू गो टू अ हायर बैंड दैट इज कॉल्ड एज 24 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 40 गीगाहर्ट्ज तक, ठीक है। सो आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गया। नाउ लेट्स मूव आगे। देखिए अब ये बोला जा रहा है कि कोविड-19 के कारण जो अभी पैंडेमिक आया था उसके कारण हमें एक चीज तो मालूम चल गई है कि जो हमारे मोबाइल नेटवर्क जो अभी है वो पूरे के पूरे इनएडिक्वेट है, मतलब वो हर एक पर्सन को चीजें प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। स्पेशली अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे तो जो रूरल एरियाज जो रिमोट एरियाज है वहां तक एजुकेशन अच्छे से पहुंच ही नहीं पाया है, राइट। उसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि हमारा जो नेट का कवरेज था, जो हमारा इंटरनेट का कवरेज था एक्चुअली वो अच्छे से एडिक्वेट नहीं था, मतलब हम बिल्कुल रूरल एरियाज तक ये चीजें पहुंचा नहीं पाए, ठीक है। इसलिए ऑथर का बोलना यह है कि अगर 5G को अगर आपको एनरोल करना भी है तो जस्ट टेक योर टाइम, आप थोड़ा सा टाइम लीजिए, इस चीज को डिले कीजिए और आप एक बार जो हमारा इकोनॉमी है उसको बैक ऑन ट्रैक आना चाहिए, मतलब आने दीजिए ताकि जियो एयरटेल के अलावा जो बाकी डिफरेंट कंपनीज है वो भी इसके अंदर यहाँ पर एनरोल कर सके, इसके अंदर ऑक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर सके और एक अच्छा सा कॉम्पिटिटिव प्रोसेस आपको मिले और साथ ही साथ आपको 5G का जो डिफरेंट बेनिफिट्स है वो भी आपको देखने को मिले। तो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। आई होप आपको 5G टेक्नोलॉजी और जो डिफरेंट चीजें हैं वो प्रॉपर्ली समझ आ गई होंगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। देखिए हियर वी हैव टू टॉक अबाउट हिजाब। देखिए हिजाब जो है उसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि कर्नाटका में उदुपी नाम का एक प्लेस है, ठीक है। उदुपी में कुछ कॉलेज की गर्ल्स हैं जिनको यहाँ पर एंट्री प्रोवाइड नहीं की गई है मतलब गर्ल्स को उस कॉलेज के अंदर, बिकॉज उन गर्ल्स ने हिजाब पहना हुआ था, ठीक है। हिजाब क्या होता है और जो डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं उसको हम थोड़ी देर में समझेंगे। जस्ट मतलब सिंपली आप इस कॉन्टेक्स्ट को समझिए एंड आई होप कि आपने पिछले कुछ दिनों के अंदर न्यूज़पेपर के जो डिफरेंट चीजें आई थी उसके अंदर आपने ये चीज डेफिनेटली देखा होगा कि इन गर्ल्स को यहाँ पर मतलब वो अलाउ नहीं किया गया, ठीक है, स्कूल्स के अंदर या फिर कॉलेजेस के अंदर। तो पॉइंट इज कि उन गर्ल्स ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर गई, उन्होंने इस चीज के अगेंस्ट यहाँ पर केस फाइल किया है, एक अपील फाइल की है जहां पर उन्होंने ये बोला है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको डायरेक्टली प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करता है कि वो किसी भी टाइप के रिलीजियस फ्रीडम को यूज कर सकती हैं। इसके अलावा द गर्ल्स हैव चोज टू कोट डॉक्टर अंबेडकर का उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला है कि द वर्ल्ड ओज मच टू द रेबल्स
who would dare to argue in the face of the pontiff and insist that he is not infallible। इसका मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में समझिए। सिंपल वर्ड्स में ये है कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन है, अगर वो आपको कुछ गलत करने को बोल रहा है ना, अगर आपको कुछ गलत करने को बोल रहा है या फिर आपको कुछ सही करने से मना कर रहा है, तो यू नीड टू स्टैंड अगेंस्ट हिम। मतलब आपको उसके अगेंस्ट एक रेबल की तरह खड़ा होना पड़ेगा। हु इज रेबल? रेबल का मतलब वो होता है कि जो कि किसी गलत प्रैक्टिस के अगेंस्ट यहां पर आके स्टैंड लेता है, ठीक है। तो आपको एक रेबल बनकर उसके अगेंस्ट आना होगा एंड उसके सामने जाकर बताना होगा कि वो कुछ भी कर ले, यू विल नॉट इनफॉल, मतलब आप वहां पर गिरने वालों में से नहीं हो, आप नीचे नहीं गिरोगे। तो यही दिस पर्टिकुलर कोट हैज बीन यूज्ड बाय द गर्ल्स इन सुप्रीम कोर्ट, जहां पर उन्होंने बोला कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्दो उनको रिलीजियस फ्रीडम प्रोवाइड करता है, देन व्हाई द कॉलेज, उनका जो कॉलेज है, उनको हिजाब पहनने से मना कर रहा है, ठीक है। नाउ जो ऑथर है यहां पर, वो जो उनके जो रूट्स हैं वो स्पेशली जो उडुपी वाला जो पार्ट है कर्नाटक का, मतलब वहीं से है, इसलिए वो उडुपी के कुछ ट्रेडिशंस के बारे में यहाँ बता रहे हैं, हम उसको समझते हैं। देखिए ये एक स्टोरी फॉर्म में, ये हमारी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल काम का नहीं है। यहाँ पर सिंपली इस चीज को समझाने के लिए, मतलब इस चीजों को थोड़ा सा लाइमलाइट में लेके आने के लिए ऑथर यहाँ पर इस कहानी के मतलब बात करते हैं कि 16th सेंचुरी के अंदर एक प्रीस्ट हुआ करता था, ठीक है। एक कृष्णा टेम्पल है, वहीं पे कर्नाटक के अंदर प्रेजेंट है ना। उस पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर एक पर्सन था, मतलब एक पर्सन था, बेसिकली लोअर कास्ट का पर्सन था, जो कि उस पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर मतलब एंटर करना चाहता था और जाकर भगवान के दर्शन करना चाहता था। हिज नेम वाज कनक दास, ठीक है। कनक दास एंटर करना चाहता था, बट ऑब्वियसली जो प्रीस्ट था, जो हायर क्लास का था, उन्होंने इसको मना कर दिया, ठीक है, मतलब अलाउ नहीं किया। अब जो ये वाले पर्सन थे, जो लोअर कास्ट के थे, उन्होंने क्या किया, वो वहां से जाने से मना कर दिया एंड ही सैट देयर, वहीं बैठ गए। उन्होंने कीर्तन वगैरह गाने स्टार्ट कर दिए, बट स्टिल काफी दिन हो गए, बट प्रीस्ट ने उनकी बात नहीं मानी, उनको एंटर नहीं करने दिया। नाउ फाइनली माना जाता है कि कुछ दिनों के बाद अचानक से क्या होता है, जो आइडल ऑफ द डीटी, मतलब जो अंदर भगवान थे, वो अभी तक ईस्टर्न साइड में उनका फेस था, ठीक है, अभी तक उनका फेस ईस्टर्न साइड में था। अचानक से उन्होंने अपना फेस जो है 180 डिग्रीज यहां पर टर्न कर दिया एंड दे टर्न टुवर्ड्स वेस्टर्न साइड, ठीक है, वेस्टर्न साइड कर लिया, जहां पर ये कनकदास बैठे हुए थे और उनको अपने दर्शन प्रोवाइड किए, ठीक है, मतलब उनको अपने दर्शन दिए। नो द पॉइंट इज कि बोला जाता है कि रिलीजियस चीज, देखिए ये क्या है, ये एक टाइप का रिलीजियस फेथ है, दिस शोज रिलीजियस फेथ, ठीक है। सो इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, इस टॉपिक के अंदर, इस एडिटोरियल के अंदर एक्चुअली हम रिलीजियस वर्सेस लॉ के बारे में ही बात करने वाले हैं। दैट इज व्हाई आई वांटेड टू रीड दिस पर्टिकुलर स्टोरी, ठीक है। आई होप आपको ये स्टोरी समझ आ गई। अब ऐसा बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर टेंपल के अंदर कोई भी डिवोटीज जो आते हैं, वो सबसे पहले चाहते हैं कि ये जो विंडो बना था, मतलब जहां से कनकदास जी को दर्शन यहां पर हुए थे भगवान के, उसी पर्टिकुलर विंडो से हर एक पर्सन आके पहले दर्शन करना चाहता है, उसके बाद दे ट्राई टू एंटर द टेंपल, ठीक है। अब ये हो गया हमारा रिलीजन का और फेथ का बात। अब हम आते हैं यहां पर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के बदले में। Now, 1954 में there was a judgment called as शिरूर मठ जजमेंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट का मतलब इसके अंदर आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक जजमेंट दिया था। सुप्रीम कोर्ट said that what constitutes the essential part of a religion is primarily to be ascertained with the reference to the doctrine of that religion itself, कि एक पर्टिकुलर चीज वो एक रिलीजन का पार्ट है या फिर नहीं है, उसको अगर आपको डिसाइड करना है, दैट विल बी डिसाइडेड बाय द रिलीजन, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसी को बेसिस बनाकर आप उस चीज को डिसाइड कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में देखिए, कोर्ट ने ये बोला कि कोर्ट डायरेक्टली इंटरफेयर कभी भी नहीं करेगा किसी भी टाइप के रिलीजन के मैटर्स के अंदर। अगर रिलीजियस मैटर कोई भी कोर्ट के अंदर आता भी है, तो वो रिलीजन की हेल्प से ही उस चीज को यहां पर सॉल्व किया जाएगा, उसी के हिसाब से उसका जो फाइनल आंसर वो निकाला जाएगा। और उसके बाद बोला जाता है कि इस पर्टिकुलर जजमेंट के बाद कोई भी, जब भी कोई रिलीजियस फ्रीडम के ऊपर कोई भी क्वेश्चन आया है, तो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर शिरूर मठ जजमेंट जो है वो सबसे सामने आता है। नाउ यहां पर आपके काम का चीज ये है कि प्रीलिम्स के लिए यू मस्ट रिमेंबर शिरूर मठ जजमेंट, जो कि रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बात करता है। दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ये सब कुछ याद नहीं करना कि कब आया था, इसने क्या बोला, ठीक है। जस्ट रिमेंबर कि शिरूर मठ जजमेंट जो है रिलीजियस फ्रीडम से रिलेटेड है। सेकंड चीज, अब देखिए बोला जाता है कि अगर आपको मतलब जो यहाँ पे कोर्ट है, जब उन्होंने ये बोला कि कोई भी चीज जो रिलीजन प्रैक्टिस होगी, दैट विल बी एक्चुअली मतलब उस चीज को सॉल्व करने के लिए रिलीजियस फ्रीडम का ही यूज किया जाएगा, मतलब उसको रिलीजन का ही हेल्प किया जाएगा। तो ये चीज काफी, जो जितने भी ट्रेडिशनलिस्ट थे, देखिए कौन होता है ट्रेडिशनलिस्ट, ये वो होते हैं जो कि रिलीजन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। उन सबको लिए काफी ज्यादा अच्छा ये मतलब जजमेंट था। क्यों? बिकॉज कोर्ट यहां पर उनको सिंपथाइज कर रहा है, उनको बोल रहा है कि आप अपने फेथ को यहां पर रख सकते हो, हम आपके फेथ के अंदर डायरेक्टली इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, ठीक है। सो जस्ट रिमेंबर दिस। ये तो हो गया रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या फिर हमारे लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है कि कोई भी अगर रिलीजियस मैटर भी होता है ना, तो वो डायरेक्टली हमारे जुडिशरी के पास जाता है, बिकॉज एटलीस्ट हमारे जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड जो एग्जीक्यूटिव है, जो हमारे 3 पिलर्स हैं, उसके अंदर एटलीस्ट एक पिलर ऐसा होना चाहिए कि जो कि डायरेक्टली रिलीजियस प्रैक्टिसेस और रिलीजियस बिलीफ को के बारे में कोई भी अगर डाउट्स वगैरह है तो उसको सॉल्व करने में हेल्प कर सके। नो यहाँ पर ऑथर हमारे जो है कुछ क्वेश्चंस देते हैं। द पॉइंट इज कि क्या रिलीजन
के अंदर हमारा जो जुडिशरी है या फिर जो भी हमारा स्टेट है, जो भी हमारा गवर्नमेंट है, क्या उसको एंटर करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। द क्वेश्चन इज कि कोर्ट कैसे डिसाइड करेगा कि एग्जैक्टली एसेंशियल प्रैक्टिस क्या है, मतलब कोई चीज एक रिलीजन के लिए सही है या फिर नहीं है, वो कैसे डिसाइड करेगा, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इज कि जब कोर्ट यहां पर डिसाइड करेगा तो क्या कोर्ट यहां पर रिलीजियस लीडर्स की हेल्प लेगा, क्या वो एविडेंस को मांगेगा। देखिए कोर्ट का यहां पर सिंपल सी चीज होती है कि किसी पर्टिकुलर चीज के अगेंस्ट या फिर मतलब उसके फॉर्म में अगर कोई भी प्रूफ चाहिए होता है तो उसका हमेशा प्रूफ मांगता है, यानी कि एविडेंस मांगता है। तो अगर आपको एविडेंसेस मिलेंगे, अगर आपको प्रूफ मिलेंगे, तो क्या यहां पर रिलीजन के बेसिस में भी एविडेंस मांगे जाएंगे या फिर नहीं मांगे जाएंगे। तो अगर यहां पर एविडेंस नहीं मांगे जाते हैं तो क्या यहां पर कोर्ट खुद से यहां पर रिसर्च करने जाएगा या फिर जो रिलीजियस लीडर्स हैं उनको बोलेगा रिसर्च करने के लिए, एग्जैक्टली क्या होगा। तो जस्टिस चंद्रचूड़ जो कि सबरीमाला केस के अंदर इंक्लूडेड थे, उन्होंने यहां पर एक स्टेटमेंट बोला था। उन्होंने बोला था कि जब सबरीमाला केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने जितने भी व्यू पॉइंट्स थे उन सबको साइड में रखकर एक थियोलॉजिकल मेंटल किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थियोलॉजिकल मेंटल? सिंपल वर्ड्स में यहां पर रिलीजियस पर्सपेक्टिव से सोचने की कोशिश की थी। एंड यहां पर जो जस्टिस थे उनका यह कहना था कि काफी दिनों तक जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो कि इस चीज के अंदर इंक्लूडेड थे, उन्होंने अपने सारे के सारे व्यू पॉइंट्स जो भी अपने बायसनेस सबको साइड में रख करके एक न्यूट्रल फेज से इस चीज को समझने की कोशिश की थी। एंड आफ्टर दैट दे डिसाइडेड कि सबरीमाला टेंपल शुड बी ओपन, ठीक है। तो इन सब चीजों में तो सिमिलरली यहां पर बोला जा रहा है कि अगर आप एक पर्टिकुलर रिलीजन को, मतलब अगर एक रिलीजन होता है, अगर आपको उसके बेसिस पे कुछ भी डिसाइड करना है कि एक रिलीजन के लिए क्या सही है या फिर क्या गलत है, उससे ज्यादा बेटर ये होगा कि आप उस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस को डिसाइड करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? सिंपल वर्ड का मतलब है कि कोई चीज असेंशियली रिलीजियस है, उससे ज्यादा बेटर होता है कि वो असेंशियल है। देखिए असेंशियली रिलीजियस का सीधा सा मतलब है, जैसे मान लीजिए मुस्लिम है, मान लीजिए अफगानिस्तान है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में अफगानिस्तान क्या करता है? अफगानिस्तान यहां पर फोर्स करता है, बोलता है यू शुड वियर यहां पर हिजाब, ठीक है। अब वहां पर हिजाब पहनने के लिए फोर्स किया जाता है। वहां पर सिंपल सा मतलब जो इसका सॉल्यूशन हो सकता है वो ये हो सकता है कि अगर आप यहां पर हिजाब की इंपॉर्टेंस बताओ लोगों को, ठीक है। अगर आपको सच में यहां पर लोगों को हिजाब पहनाना है, जो वुमेन्स है वहां पर अगर आपको हिजाब पहनाना है, डोंट फोर्स देम, जस्ट आस्क देम, जस्ट मतलब उसकी उनको इंपॉर्टेंस बताओ। अगर उनको इंपॉर्टेंस समझ आएगी, अगर उनको लगेगा कि हाँ सच में इंपॉर्टेंट है, दे विल ऑटोमेटिकली वेयर इट। अगर उनको लगेगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है तो दे विल नॉट वेयर इट। वी शुड नॉट फोर्स इट। यही इस पर्टिकुलर लाइन का सिंपल सा मतलब है। आई होप आपको ये चीज प्रॉपर्ली समझ आ गई होगी, ठीक है। नाउ इसके बाद यहां पर कोर्ट बोलता है कि कोई एक पर्टिकुलर चीज एक रिलीजियस बिलीफ के लिए मतलब एक्सेप्टेबल है या फिर नहीं है, इस चीज को डिसाइड करने के लिए वी विल टेक द यूज ऑफ रिलीजन इटसेल्फ। मतलब हम रिलीजन से बाहर नहीं जाएंगे। अगर हमें हिंदू से रिलेटेड कोई भी अगर लॉज यहां पर चेंज करने हैं तो सबसे पहले हम हिंदू जो लॉ का कोड है, यानी कि जो डिफरेंट टाइप के हिंदू ट्रेडिशंस हैं, हम उसको पहले चेक करेंगे, उसके बाद हम करेंगे। सिमिलरली अगर कोई इस्लाम या फिर कोई मुस्लिम है, उससे रिलेटेड कोई भी अगर लॉ होता है तो सबसे पहले वी विल गो टू द कुरान। कुरान में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, जो मुस्लिम के जो डिफरेंट जो प्रॉफिट्स वगैरह वो क्या बोलते हैं, उन सब चीजों को पहले समझेंगे। उसके बाद यहां पे सुप्रीम कोर्ट एक डिसीजन लेगा। सुप्रीम कोर्ट विल नॉट टेक द डिसीजन आर्बिट्रेरली। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जो मन करेगा वो उस पर्टिकुलर डिसीजन को लेना स्टार्ट कर देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, राइट। सो अगर आप हिजाब का जो कंट्रोवर्सी अभी चल रहा है उसको अगर आप देखेंगे तो जितने भी वुमेन्स हैं, जितने भी स्पेशली मुस्लिम वुमेन्स हैं जो कि हिजाब को पहनती हैं, यूज करती है, उनका तो सिंपल सा फंडा ये है कि कुरान के अंदर ये चीज दिस थिंग हैज बीन मेंशन्ड इन डिटेल। जहां पर ये बोला गया है दैट देयर हेड शुड बी कवर्ड। तो अगर उनको हेड कवर करने के लिए बोला गया है तो दे आर कवरिंग देयर हेड। दिस इज एज सिंपल मतलब एज इट इज। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट को किसी भी टाइप का यहां पर इस चीज के अंदर मतलब दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। इट शुड सिंपली अलाउ कि जो रिलीजन यहां पर अलाउ करता है, ऐसा यहां पर ऑथर का बोलना है, ठीक है। अब यहां पर ऑथर यहां पर एक और सेकंड पर्सपेक्टिव लेकर आते हैं। बोलते हैं कि आज से अगर आप 10-20 साल पहले जाएंगे तो यहां पर कॉलेजेस के अंदर यूनिफॉर्म का कोई भी यहां पर क्वेश्चन नहीं हुआ करता था। स्टिल अभी भी हमारे यहां पर कोई क्वेश्चन का मतलब जो हमारे यहां पर यूनिफॉर्म वगैरह है, जो हमारे कॉलेजेस है उसके अंदर कोई यूनिफॉर्म कोड नहीं होता है। बट स्टिल देखिए अगर कुछ यहां पर कॉलेजेस ऐसे भी है ना जहां पर यूनिफॉर्म का कोड होता है तो वहां पर ये नहीं बताया होता है कि किस तरीके से पहनना है उसको, मतलब जो मैनर होता है वो वहां पर डिसाइड नहीं किया होता है। सिंपल आपको वर्ड्स में बोल देंगे दैट यू शुड वेयर फॉर्मल शर्ट्स, ठीक है। फॉर्मल शर्ट एंड फॉर्मल जो ट्राउजर्स है वो आपको पहनने हैं। यू शुड नॉट वेयर जीन्स और समथिंग, राइट। ये सब चीजें आपको बोल सकते हैं, बट द पॉइंट इज किस मैनर में आपको पहनना है, ये चीजें कहीं पर भी डिसाइड नहीं की जाती है, ठीक है। सो समझिए। नाउ यहां पर आई वुड लाइक टू टेक दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव एंड यहां पर हम थोड़ा सा डिफरेंट समझते हैं कि जो डिफरेंट टाइप के हिजाब होते हैं एग्जैक्टली होते क्या। Now before starting this I would like to tell you कि I am not some kind of मतलब ऐसा पर्सन जो कि इस चीज में प्रोपोनेंट हो, ठीक है। तो हो सकता है कि मेरे से कुछ गलती हो जाए, बट द पॉइंट इज कि जो भी इसकी बेसिक चीजें हैं आपको बस बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। कि एग्जैक्टली हिजाब में, चादर में, नकाब में और बुर्का में मेन डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। मेन डिफरेंस यू नीड नॉट गो इनटू द डिटेल्स, आपको सिर्फ एक सिंपल चीजें पता होनी चाहिए। देखिए जो हिजाब होता है, हिजाब के अंदर सिंपली हेयर्स, ईयर्स और नेक, मतलब ये वाला जो अपर बॉडी का जो अपर पार्ट है वो चीज कवर्ड होता है। सिर्फ यहां पर हेयर कवर्ड होते हैं, फेस यहां पर अनकवर्ड होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज हिजाब। सेकंड इज कॉल्ड एज चादर। नाउ चादर जो होता है एक फुल क्लोक की तरह होता है। आपने देखा होगा जो फुल क्लोक होता है जो कि एक सिंगल मतलब जो एक क्लोथ होता है जो कि वुमेन्स पहनती है, उसके अंदर
एंटायर बॉडी कवर होती है। आपने देखा इस हिजाब के अंदर ओनली फेस वाला पार्ट कवर होता है, बट चादर के अंदर यहां पर पूरी बॉडी कवर होती है अलॉन्ग विद द हेयर्स। ठीक है, इसके अंदर कोई भी हैंड ओपनिंग्स नहीं होती है, किसी भी टाइप के बटन्स वगैरह इसके अंदर नहीं होते हैं। बट द पॉइंट इज, देखिए जो हिजाब है ना वो काफी ज्यादा यूज होता है मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर, जो डिफरेंट कंट्रीज है उसके अंदर काफी ज्यादा यूज होता है। बट चादर जो है दिस इज नॉट ऑब्लिगेटरी इन इस्लामिक कंट्रीज। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इस्लामिक कंट्रीज के अंदर ये ऑब्लिगेटरी नहीं है, ये मैंडेटरी नहीं है। नाउ द थर्ड थिंग दैट कम्स इज कॉल्ड एज नकाब। इसे निकाब भी कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये किसी भी एक वुमन का एंटायर जो अपर जो फेस है उसको मतलब पूरी की पूरी तरीके से कवर करता है। देखिए पहली बात तो पूरी वुमेन्स को यहां पर पूरी तरीके से कवर करता है। उसके अलावा जो माउथ, नोज, स्मॉल ओपनिंग फॉर द मतलब आईज को छोड़ दो, अगर आप आईज वाला पार्ट छोड़ दे, उसके अलावा ऑलमोस्ट बॉडी का जो सारा का सारा पार्ट है उसको पूरी तरीके से कवर कर दिया जाता है। एंड दिस थिंग इज वाइड स्प्रेडली यूज। ठीक है, आपको ध्यान रखना है चादर उतनी ज्यादा यूज नहीं होता है, बट हिजाब और नकाब काफी ज्यादा यूज होते हैं। एंड द फाइनल कम्स इज बुर्का। सो आप जब भी ऐसे वाले चादर को देखते होगे यू मस्ट थिंक, मतलब ऐसा लगता होगा पहले एक्चुअली काफी लोगों को ऐसा लगता था कि यही एक्चुअली बुर्का होता है, बट दिस इज नॉट बुर्का। बुर्का इज दिस टाइप ऑफ थिंग। बुर्का ऐसा होता है जिसके अंदर हमारा जो हेड होता है, मतलब जो वुमेन्स का हेड होता है, जो बॉडी होती है, एवरी सिंगल थिंग यहां पर कवर्ड होता है। यहां तक कि जो आइज होती है, जो कि नकाब के अंदर अलाउड होती है, वहां पर आइज भी अलाउड नहीं होती है। आइज भी यहां पर ओपन नहीं होती है, जिसके आइज के सामने ग्रिल लगा होता है और इस ग्रिल के थ्रू उनके सिर्फ हाइट जो मतलब आइज जो होते हैं वो भी यहां पर छुपी हुई होती है, मतलब नो पार्ट ऑफ द बॉडी यहां पर सीन होती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ बुर्का। नाउ अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू कि बुर्का नॉर्मली सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर जो पाश्तून्स होते हैं वो पहनते हैं। एंड दिस इज नॉट मतलब द मेन थिंग जो कि प्रोपोनेंट किया जाता है मुस्लिम्स के अंदर। बेसिकली ये तालिबान ने इन्फोर्स कर रखा है, तालिबान ने जो फोर्स कर रखा है, दिस इज द वन। ठीक है, बुर्का पहनने को यहां पर फोर्स किया गया है। इट इज नॉट हिजाब, चादर और निकाब। आई होप आपको इस पर्टिकुलर चीज से प्रॉपर्ली समझ आ गया कि इन चारों के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब यहां पर हम एक चीज और समझते हैं कि देखिए अब यहां पर ऑथर ये बोलते हैं कि जो रिसेंटली जो हिजाब की कंट्रोवर्सी हुई है उसका एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये हो सकता है कि जो कर्नाटक की स्टेट गवर्नमेंट है वो आगे जाकर यूनिफॉर्म डिसाइड करना स्टार्ट कर दे कि कॉलेजेस के अंदर बच्चे कौन सा यूनिफॉर्म पहनेंगे या फिर नहीं पहनेंगे। द पॉइंट इज कि अगर आप यूनिफॉर्म डिसाइड कर दोगे तो आप यूनिफॉर्म के ऊपर तो फोकस कर रहे हो, बट यू आर आप यहां पर डाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं साइडलाइन कर दे रहे हो। डाइवर्सिटी का मतलब क्या? डाइवर्सिटी का मतलब है इफ देयर आर 4 पीपल एंड दे आर ऑल कमिंग विद देयर ओन जो उनका ट्रेडिशनल अटायर्स हैं, जो भी वो पहनना चाहते हैं उसी को पहन के आ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी शो होता है, राइट। बट अगर आप डाइवर्सिटी को यहाँ पर फिनिश कर दोगे तो यहाँ पर आपको यूनिफॉर्मिटी तो मिल जाएगी, बट इंडिया इज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटीज एंड वी मस्ट नॉट किल दिस पर्टिकुलर थिंग। हमें अपनी डाइवर्सिटी को यहाँ पर बचा के रखना होगा। ठीक है, तो इसके अलावा एक चीज और यहाँ पर जो बोला गया है कि कोर्ट विल डेफिनेटली आस्क क्वेश्चन। कोर्ट यहाँ पर जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट स्कूल्स हैं, कॉलेजेस से उनसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्या यहाँ पर अगर एक यूनिफॉर्म में अगर अपने हेड को कवर कर रहे हैं तो किस तरीके से वो किसी टाइप के लीगल मतलब लॉज को यहाँ पर वायलेट कर रहा है। अगर उस कॉलेज ने यहाँ पर हिजाब पहनने से मना कर दिया, बट द क्वेश्चन इसके मना क्यों किया है? ठीक है, तो क्या एक हिजाब पहनने से एक पर्टिकुलर जो वुमेन है उसने कुछ गलत किया है? उसने कुछ गलत तो नहीं किया, तो क्यों मतलब उस पर्टिकुलर वुमेन को या फिर उस पर्टिकुलर गर्ल को इस चीज के लिए मना किया गया है? अगर एक सिक्स स्टूडेंट है, अगर वो कोई टर्बन पहनता है तो क्या आप उस चीज को मतलब क्या आप उन्हें कभी भी मना करोगे? आप उन्हें कभी मतलब वो नहीं करोगे, रिफ्यूज नहीं करोगे, राइट। तो सिमिलरली आप हिजाब पहनने से वुमेन्स को क्यों मना कर रहे हो? ठीक है, सेकंड चीज ये बोला जा रहा है कि क्या कोई गवर्नमेंट की कॉलेजेस है, जो कि प्राइवेट कॉलेजेस है, क्या वो बच्चों को एजुकेशन इस बात पर डिनाई कर सकती है? क्या वो मना कर सकती है कि जस्ट बिकॉज वो यूनिफॉर्म सही से नहीं पहन रहे? मतलब एक बच्चा अगर सही से यूनिफॉर्म नहीं पहन रहा है तो मैं आपको एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करूंगा, क्या ये चीज सच मतलब सही है या फिर नहीं है, राइट। सेकंड क्वेश्चन इज कि जो हिजाब है या फिर किसी भी तरह का फुल मतलब पूरी तरीके से जो कवरिंग की जा रही है बॉडी की, क्या वो किसी भी टाइप के एजुकेशन के रूल्स को वायलेट कर रहा है? क्या नहीं कर रहा ना, राइट। तो फिर क्यों इन सब चीजों का हम कंट्रोवर्सी कर रहे हैं, मतलब जबरदस्ती का फालतू का कंट्रोवर्सी क्यों कर रहे हैं? दिस इज नॉट इवन अ थिंग टू हैव कंट्रोवर्सी ऑन, राइट। ये तो सिंपल सी चीज है कि कॉलेजेस जो बच्चे जाते हैं दे गो फॉर देयर एजुकेशन, सिंपल वर्ड्स में। तो इफ दे आर चूजिंग टू वेयर अ पर्टिकुलर ट्रेडिशनल अटायर, देन व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम इन दैट? ठीक है, इसके अलावा बोला जा रहा है कि एक ऐसी गवर्नमेंट जो डिफरेंट जो स्टेट्स की सेंटर की गवर्नमेंट है, वो एक तरफ तो अपनी कमिटमेंट शो करती है कि हम फीमेल एजुकेशन को यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रमोट करना चाहते हैं, वी वांट टू इंक्रीज गर्ल्स जो लिटरेसी रेट है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, बट द पॉइंट इज कि जस्ट बिकॉज दे आर इम्प्रॉपरली ड्रेस्ड एंड नॉट बिकॉज एंड दे आर नॉट इवन इम्प्रॉपरली ड्रेस्ड, दे आर जस्ट वेयरिंग अ हिजाब। तो जस्ट बिकॉज ऑफ वेयरिंग अ हिजाब हाउ कैन अ पर्टिकुलर कॉलेज या फिर स्कूल डिनाई अ फीमेल एजुकेशन? एक गर्ल को आप एजुकेशन से वंचित कैसे रख सकते हो जस्ट बिकॉज उसने हिजाब पहन लिया है, राइट। सो इसके अलावा देखिए ये ऐसे बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये भी आता है कि क्या हमारा ड्रेस कोड जो है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन हमारा जो एजुकेशन है? क्या ऐसा है? क्या नहीं है, बिल्कुल ऐसा, राइट। तो हर एक क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर एक सिंगल वर्ड्स में आता है, दैट इज नो। ठीक है, सो अगर इन सब चीजों का आंसर यहाँ पर नो है तो क्यों यहाँ पर हम इन फालतू के डिबेट्स में फंसते जा रहे हैं? जो यहाँ पर जो उदुपी के जो कॉलेजेस हैं क्यों इन सब चीजों को यहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे हैं? तो पॉइंट इज इस चीज के ऊपर कॉन्ट्रोवर्सी तो बनते भी नहीं है। ठीक है,
यहाँ पर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर यानी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर रिसेंटली आने वाले हैं, इसके ऊपर प्रॉपर्ली डिस्कशन किया जाएगा। नाउ एक हमारे जस्टिस हुआ करते थे, हमारे जो चीफ जस्टिस हुआ करते थे, इनका नाम था RF नरीमन। उन्होंने काफी पहले जो सबरीमाला के जो जजमेंट हुआ था 2017-18 के आसपास में, उसमें उन्होंने अपना एक व्यू दिया था जिसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट बोला था। दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इज वेरी फेमस। नाउ आप बस इस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा था, आफ्टर ऑल इन इंडियाज ट्रस्ट विद डेस्टिनी। नाउ व्हाट इज ट्रस्ट विद डेस्टिनी? व्हेन वी गॉट फ्रीडम, एक्चुअली हमारे जवाहरलाल नेहरू जो सर थे, उन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट वर्ड यूज किया था कि फाइनली इंडिया गॉट इट्स ट्रस्ट विद डेस्टिनी। इसका मतलब क्या है? भारत अपने भाग्य का विधाता खुद है। नाउ ठीक है, इफ यू विल सी द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, उसके अंदर बोला जाता है भारत भाग्य विधाता। मतलब भारत अपने भाग्य मींस हमारी जो डेस्टिनी, जो हमारी डेस्टिनी है, इसका मतलब है भारत अपने भाग्य का विधाता खुद है। मतलब वी विल आवरसेल्फ डिसाइड आवर डेस्टिनी। हमारी डेस्टिनी को कोई और डिसाइड नहीं करेगा, हमारी डेस्टिनी को हम खुद डिसाइड करेंगे। दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, अब इंडिया की जो ट्रस्ट विद डेस्टिनी है ना, उस चीज के अंदर हमने एक चीज डिसाइड किया था, मतलब डिसाइड किया था दैट विल बी वेडेड टू द रूल ऑफ लॉ। मतलब यहां पर इंडिया ने जो एक चीज को जो फॉलो किया था, दैट वाज रूल ऑफ लॉ, कि हम हमेशा यहां पर रूल ऑफ लॉ को फॉलो करेंगे एंड नथिंग एक्सेप्ट दैट। ठीक है, और इस पर्टिकुलर रूल ऑफ लॉ को अगर आप समझेंगे तो हमारे इंडिया के लिए, एवरी सिंगल इंडियन के लिए यहाँ पर एक सिंगल बुक जो आती है, दैट इज कॉल्ड एज होली बुक, और उस होली बुक इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारी होली बुक इज नॉट, देखिए हिंदूज के लिए यहाँ पर गीता, भगवत गीता ये सब हो सकती है, मुस्लिम के यहाँ पर कुरान वगैरह हो सकती है, जैन्स के लिए यहाँ पर डिफरेंट बुक्स हो सकती है, पारसीज के लिए डिफरेंट बुक्स हो सकती है, बट द पॉइंट इज इफ यू आर लिविंग इन इंडिया वी शुड सिंपली फॉलो वन सिंगल होली बुक एंड दैट पर्टिकुलर होली बुक इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, नाउ साथ ही साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट मींस कि यू कैन नॉट फॉलो योर ओन रिलीजियस फ्रीडम्स। यू कैन फॉलो योर रिलीजियस फ्रीडम बिकॉज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये चीज को अलाउ किया गया है, चीज को एक्सेप्ट किया गया दैट इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री एंड इंडिया अलाउज अ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। का मतलब क्या है? एवरी सिंगल रिलीजन हैज द पावर टू अपने आप को एक्सप्रेस करने का पावर है, अपने आप को यानी जो प्रोपगेट करने का पावर है। बट द पॉइंट इज कि किसी सेकंड पर्टिकुलर एंटिटी का उस पर्टिकुलर रिलीजन के अंदर जाकर के वायलेट करना, मतलब उस चीज को यहाँ पर इंटरफेयर करना, दैट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, हमें एज अ कंट्री यहाँ पर रिलीजियसली टॉलरेंट होना होगा। अगर इफ हम धीरे धीरे अगर टॉलरेंट होना स्टार्ट हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो हिंदू मुस्लिम का प्रॉब्लम है और जो डिफरेंट जो एथनिक इश्यूज आती है ना, वो सब ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। फाइनली यहां पर जो ऑथर है एक और स्टोरी के साथ यहां पर एंड करते हैं। ठीक है, बोलते हैं जो जिस तरह से कनक दास जो थे स्टार्टिंग में जो हमने स्टोरी में स्टार्ट किया था, उस कनक दास ने जिस तरीके से एक मतलब टेंपल एंट्री का एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, राइट? मतलब जहां से जो लो कास्ट के लोग थे उनको जाना अलाउ किया गया था। सिमिलरली एक जॉन हिगिंस नाम के एक अमेरिकन स्कॉलर थे जो कि म्यूजिक के बहुत बड़े स्कॉलर थे और वो ना कार्नेटिक म्यूजिक के बहुत बड़े मतलब प्रोपोनेंट भी थे। अब क्या होता है, वो एक बार श्री कृष्णा टेंपल, मतलब सेम टेंपल के अंदर जो जिस टेंपल के अंदर पहले कनक दास आए थे उसी टेंपल के अंदर आते हैं, बट उनको यहाँ पर एंट्री नहीं दी गई बिकॉज ऑफ देयर व्हाइट स्किन के अंदर नहीं दी गई। बट आपको ऐसा लग रहा है, देखिए दिस इज अ रिलीजियस बिलीफ, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट द पॉइंट इज कि वी शुड अलाउ एंट्री टू एवरी सिंगल पर्सन बिकॉज यहाँ पर ये फेथ का कल्चर है। यहाँ पर हमारे स्किन, जो हमारा कलर ऑफ द स्किन है, रिलीजन इसका तो मैटर नहीं बनता, हमारे यहाँ पर ये फेथ का कलर है, राइट? और अगर एक पर्सन इज ट्रूली, अगर एक पर्सन ट्रू है, अगर अपने रिलीजियस अफेयर्स के लिए वो ट्रू है, अगर वो सच में मतलब सच्चे दिल से अगर सच में किसी भगवान के दर्शन करना चाहता है, दे शुड बी अलाउड, मतलब दे शुड बी अलाउड द एंट्री टू देयर जो भी टेंपल वगैरह है। तो जब इनको एंट्री नहीं दी गई थी तो ऑटोमेटिकली ही आल्सो स्टार्टेड सिंगिंग डिफरेंट टाइप के कीर्तन वगैरह, सॉन्ग्स वगैरह उन्होंने गाने स्टार्ट कर दिए। एंड अगेन जैसे उन्होंने कीर्तन वगैरह गाने स्टार्ट किए तो ही वाज मतलब उनको अलाउ कर दिया गया था उस पर्टिकुलर टेंपल के अंदर एंट्री, बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं जो प्रीस्ट थे उनको वो स्टोरी पता थी पहले वाली, और वो ये नहीं चाहते थे कि फिर से यहाँ पर जो भगवान है उनको फिर से कोई स्टेप लेना पड़े, उससे पहले जो इंसान थे उन्होंने खुद ही स्टेप ले लिया। द सेम थिंग इज यहाँ पर फाइनली बोला जाता है कि ऑल्दो देखिए हमें होली बुक के ऊपर अपनी पूरी तरीके से भरोसा करना होगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप इसको बात करेंगे, जो हमारे जितने भी डिफरेंट टाइप के जो हमारे फोर फादर्स थे, उन लोगों ने बहुत ही डिटेल में और बहुत ही ध्यान, हर एवरी सिंगल सिनेरियो को ध्यान में रख के इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो वी शुड जस्ट फॉलो दिस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन। हमें इस चीज को यहाँ पर फॉलो करना होगा, हमें इस चीज के ऊपर ट्रस्ट करना होगा एंड साथ ही साथ हमें रिलीजियसली और ज्यादा टॉलरेंट होना होगा, ताकि धीरे धीरे हम आगे जाकर अपने जो डिफरेंट हमारे स्फीयर्स हैं उसके अंदर हम और ज्यादा अपनी टॉलरेंसी को शो कर सके और इंडिया की जो डाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी मेंटेन कर सके। हिंदू मुस्लिम की डाइवर्सिटी हो गई, ठीक है, डिफरेंट कास्ट की डाइवर्सिटी। देखिए कास्ट इज अ वर्ड इन इटसेल्फ इज अ रॉन्ग वर्ड, ठीक है, कास्ट को यहाँ पर हमें साइड करना होगा, ठीक है। डिफरेंट क्लास के अंदर जितने भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती है उन सबको यहाँ पर हमें पूरी तरीके से फिनिश करना होगा। तो सिंपल पॉइंट इज कि एवरी सिंगल थिंग जहां पर भी हम डाइवर्सिटी, यहाँ पर देखिए डाइवर्सिटी इज गुड थिंग, बट यहाँ पर किसी भी टाइप का अगर आप मतलब अलग मतलब गलत तरीके से अगर किसी को ट्रीटमेंट हो रहा है, दैट थिंग शुड बी वायलेटेड, ठीक है, मतलब दैट थिंग शुड बी एंडेड एक्चुअली, ठीक है। आई होप आपको दोनों ही आर्टिकल्स प्रॉपर्ली समझ आ गए होंगे। ओके, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।